हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जियोग्राफी का महामैराथन क्लास को करेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सामाजिक भूगोल का कौन उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो जो उपक्षेत्र नहीं है वो होता है चिकित्सा भूगोल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा भूगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्टारबो को, टॉलमी को, हैकेल को, रेटजले को। तो मानव भूगोल का जो जनक है वो रेटजले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेटजले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से कौन जो विद्वान है वो संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सैंपल, रेटजले, बर्ट्रैंड रसेल, हंटिंगटन। तो मानव भूगोल से ये बर्ट्रैंड रसेल संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नौ निश्चयवाद से कौन संबंधित है? ऑप्शन है ब्लास, रेटजले, हम्बोल्ट, टेलर। तो नौ निश्चयवाद से जो संबंधित है वो है ग्रिफिथ टेलर। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रिफिथ टेलर। हम लिख देते हैं ग्रिफिथ टेलर। और यह कहाँ के थे? तो ग्रिफिथ टेलर जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन है? ऑप्शन है विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार, व्यवसाय। तो पुरुष प्रवास का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है काम और रोजगार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ का है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में। तो जनसंख्या वृद्धि का जो सर्वाधिक वृद्धि दर है वो है अफ्रीका में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? ऑप्शन है यमन, डेनमार्क, स्पेन, रूस। तो इसका आंसर हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? ऑप्शन है स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? जो पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक किस देश की जनसंख्या है इन चारों ऑप्शन में? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है अमेरिका की। किसका? अमेरिका की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या के मामले में सबसे एक नंबर पर पूरे वर्ल्ड में देश कौन है, तो वो चीन है। लेकिन अब भारत हो गया है। 2 नंबर पर कौन है? 2 नंबर पर भारत है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो था वो कौन दिया था? मार्शल, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे नोएस्टीन। नोएस्टीन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये भी पूछ सकता है कि यह सिद्धांत जो थे यह कब दिए थे? तो यह जो दिए थे वह 1945 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक
नहीं है, मतलब ऑप्शन में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। तो आवास जो होता है वह जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। प्रवास के लिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व, आयु संरचना, लिंग संरचना, साक्षरता। तो जनसंख्या संगठन का अंग कौन नहीं है? जनसंख्या का घनत्व। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहाँ का है? ऑप्शन है ओशनिया, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे कम है कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरों का प्रतिशत कहाँ का है? ऑप्शन है आपका लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, आर्थिक सहयोग और विकास, चीन को छोड़कर शेष पूर्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? मतलब प्राथमिक में कौन व्यवसाय को शामिल नहीं किया जा सकता है? उत्सवन, मत्स्य, भंडारण, आखेटक। तो भंडारण को प्राथमिक में शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? जो मानव विकास रिपोर्ट जो है उसमें जो ऑप्शन में सबसे उच्चतम कोटि किसका है? ऑप्शन है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे का जो है सबसे अच्छा है, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगर अब हम थोड़ा बता देते हैं 2024 का डाटा हम बताएंगे। अभी किसका हम डाटा बताएंगे? 2024 में का जो मानव सूचकांक रिपोर्ट आया उसमें एक नंबर पर कौन था? स्विट्जरलैंड। कौन था? स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। अगर पूछे कि भारत कैमा स्थान पर था 2024 में, तो भारत का स्थान था 134 नंबर पर। कै नंबर पर? 134 नंबर पर। 2 नंबर पर कौन था? तो यह जो नॉर्वे जो देख रहे हैं, यह 2024 में 2 नंबर पर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी थे? भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, इराक के। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वह पाकिस्तान के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1934 को। इसको भी याद रखिएगा, 24 फरवरी 1934 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? अब मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। मानव विकास के कुल कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ होते हैं। अब वो 4 कौन कौन होते हैं? शिक्षा, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो देखिए समता भी है ऑप्शन में, सतत पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? मध्यकालीन नगर कौन है? ऑप्शन है आगरा, पटना, चंडीगढ़, सूरत। तो मध्यकालीन नगर कौन है? आगरा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? अभी जैसे हम 2024 में बताए थे, 2024 में भारत क्या नंबर पर था? 2024 में जो भारत था वो 134 नंबर पर था। अब आपसे यहाँ का आपका पूछ रहा है 2000
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर जो हम पीछे आप लोगों को बताए थे 2024 का, 2024 में भारत का नंबर पर था, 2024 में भारत 134 नंबर पर था, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, 2005 में, 2005 में जो भारत था वो था 127 नंबर पर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूल क्षेत्र नहीं है? मानव विकास के मूल क्षेत्र कौन, सॉरी, मूलभूत क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र होते हैं, वही है। देखिए सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्रों के नाम लिखे, तो होता है स्वास्थ्य, संसाधन और शिक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? मानव विकास का स्तंभ कौन नहीं है? समानता, सततता, उत्पादकता, जनसंख्या। तो जनसंख्या जो है वो मानव विकास का स्तंभ नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि किस चीज से संबंधित है? मिश्रित कृषि से, सघन कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, रोपण कृषि से। तो खट्टे रसदार फलों की जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबर। तो गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कृषि अधिक सफल रही है। सरकार सहकारी कृषि जो है सबसे अधिक सफल कहाँ पर रही है? रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, भारत में। जो सहकारी कृषि जो है वो सबसे अधिक सफल रही है डेनमार्क में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि कौन नहीं है? ऑप्शन है डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य कृषि। तो देखिए डेयरी कृषि, इसका डेयरी कृषि भी एकल कृषि नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। रोपण कृषि भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। वाणिज्य कृषि भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन, मिश्रित कृषि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? शुष्क कृषि में से कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन है रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो शुष्क कृषि में गन्ना जो होता है, गन्ना बोई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। जैसे देखिए ऑप्शन है चीनी। तो चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए, गन्ना की जरूरत होती है, और गन्ना को कौन उपजाता है, कृषि। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कॉफी, कॉफी भी कहीं ना कहीं कृषि से भी आता है, तो ये भी नहीं होगा। चाय, चाय को भी कृषि उपजाता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन, नमक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नमक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के जो कॉफी बागान है उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा, लदांग। जो ब्राजील के जो कॉफी बागान बागान है उनको फेजेंडा कहा जाता है। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए जो आदर्श तापमान है वो कितना होना चाहिए? तो गेहूं के कृषि के लिए जो आदर्श तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान, चावल या धान की खेती संबंधित है। चावल या धान की जो खेती है वो किससे संबंधित है? रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से,
गहन निर्वाह कृषि से। जो चावल या धान की जो खेती है वो गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बताइए। ये भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। गहन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बताइए, रोपण कृषि की विशेषताएं बताइए। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये सब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। भूमध्य, अब यहाँ से ये इसका भी विशेषता पूछता है, भूमध्य सागरीय कृषि पूछ देगा कि भूमध्य सागरीय कृषि कृषि द्वारा होने वाले दो पदार्थों के नाम लिखे। तो यहाँ पर क्या होगा, अंगूर आप लोग लिख सकते हैं। अंगूर के बाद क्या होगा, आप लोग अंजीर लिखिएगा। उसके बाद जैतून लिखिएगा। तो तीन का तो नाम हम बता दिए, अब एक का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। रबर जो होता है पूरे विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान, मलेशिया। तो रबर जो है वो सबसे ज्यादा कौन उपजाता है, मलेशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसको किसको शामिल करते हैं, फसलों उत्पादन, पशु उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, इनमें से सभी। तो देखिए कृषि मेनली आता है किस चीज में, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि किस चीज में आता है, प्राथमिक में आता है। और ये सभी चीज किस चीज का है, प्राथमिक का है। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। कृषि के लिए जो है इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त कौन है, पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान, और वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र। तो इसका भी आंसर हमने पिछले क्लास में बताया है। तो आप लोग इसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। चाय का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, श्रीलंका है, चीन है, भारत है, म्यांमार है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, इसका भी आंसर आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। इसका भी आंसर हमने पिछले दो क्लास में लगातार करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। मतलब कौन ऐसा उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुटीर उद्योग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। अब द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन नहीं है। ऑप्शन है इस्पात इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बुनना। तो द्वितीयक सेक्टर का जो इसमें काम जो है वह मछली पकड़ना नहीं है। मछली पकड़ना प्राथमिक क्रिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। द्वितीय, अब यहाँ पूछ रहा है द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन है, टोकरी बनाना, मछली पकड़ना, कृषि, वाणिज्य। तो द्वितीयक सेक्टर का जो काम है वो है क्या, अभी बताए पीछे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। जो मानव विकास रिपोर्ट जो आता है उसमें भारत का स्थान जो है वह, पूरे भारत में सबसे एक नंबर पर राज्य कौन है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल। तो भारत में जो सबसे आगे है वो है केरल। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। मतलब कौन सी भाषा के परिवार है उसकी जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन है द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय यूरोपीय, चीनी तिब्बत। जो द्रविड़ की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ था उस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़, 102.8 करोड़, 118 करोड़, 101
31 करोड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 121 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? कौन जो है वो रेशेदार फसल है? कॉफी, चाय, गेहूं, कपास। तो रेशेदार फसल जो है वो कपास है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है वो किस चीज से संबंधित है? खाद्यान्न से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। जो हरित क्रांति जो हुआ था वो कृषि से हुआ था। क्या चीज से हुआ था? कृषि से हुआ था। तो ऑप्शन में कहीं पर कृषि है? नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या इन चारों ऑप्शन में से कौन है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, इनमें से सभी। तो कृषि की जो समस्या है यह सभी है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फलों की कृषि कहलाती है। जो फलों की जो कृषि होती है वह क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, रोपण कृषि, पुष्प उत्पादन। जो फूलों की जो खेती होती है वो कहलाती है पुष्प उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था? अब कौन विद्वान थे जो मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किए थे? रैट जले, डॉक्टर महबूबुल हक, ईसी सैम्पुल, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो मानव विकास सूचकांक का जो निर्धारण किए थे वो किए थे डॉक्टर महबूबुल हक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये महबूबुल हक कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। अभी बताए ना, पाकिस्तान। इसको भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? अभी बताया है पीछे। इसका आंसर आप लोग क्या कीजिए? कमेंट में बताइए। चलिए स्टार लगा दिए। इस क्वेश्चन को हमने पीछे अभी बताया है तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। अगला है कि निम्नलिखित जनसंख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब कौन से आयु वर्ग है जो जनसंख्या के कार्यशील में प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 59, 15 से 65, 15 से 66, 15 से 64। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 59। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? विश्व में सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वह किसका है? देखिए अब यहाँ पर हम कुछ बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले एक देश का नाम है जिसका नाम है क्या? लैटविया। लैटविया। एक देश का नाम है लैटविया और एक का नाम है लातविया। लातविया। देखिए दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। याद रखिए लातविया का जो जनसंख्या घनत्व है, लैटविया का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। लैटविया का सबसे कम है और जो ये लातविया है इसका क्या है? सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा इसको लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर पूछेगा कि सबसे ज्यादा है तो क्या? सबसे ज्यादा है तो मेल मतलब यहाँ पुरुष लिख रहे हैं। मेल यहाँ पर 85 पुरुष है और फीमेल कितना है? 100 है। मतलब 100 महिलाएं पर 85 पुरुष है। ऑप्शन में यहाँ पर हमें सर्वाधिक न लिखकर हमको यहाँ पर लिखना चाहिए कि विश्व के देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में कम है? कम होता तब यहाँ पर आंसर क्या हो जाता? लैटविया। लेकिन लातविया नहीं है तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर लाटविया होगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में कितने पुरुष पर कितने महिलाएं पर कितने पुरुष है तो भारत में, अब यहाँ पर हम भारत का थोड़ा डाटा लिख देते हैं। भारत में 100 महिलाएं पर एक मतलब फीमेल, 100 महिलाएं पर 102 पुरुष है मतलब एक। तो इस सबको आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? हरित क्रांति में कौन से फसल का सबसे अधिक उत्पादन था? सोयाबीन का, चना का, गेहूं का, कपास का। तो हरित क्रांति में जो था वह गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन था। क्या होगा? गेहूं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई?
भारत में जो चाय की जो खेती थी वह असम से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? असम से। ऑप्शन में कहीं पर असम दिख रहा है? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे। आगे है अरेबिका संबंधित है। अरेबिका जो है वो किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन है चाय से, कॉफी से, गन्ना से, धान से। तो अरेबिका जो है वो कॉफी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब आगे। आगे है कि जूट उत्पादक राज्य है। जूट उत्पादक राज्य है, ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पंजाब। तो जूट उत्पादक में जो पूछ रहा है जूट उत्पादक राज्य कौन है, तो इसमें से जूट उत्पादक राज्य जो है वो है असम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा जूट उत्पादक भारत में कौन राज्य करता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वो करता है वो बंगाल करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल। इसका पूरा नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। हम शॉर्ट में लिख देते हैं बंगाल। अगर पूछे कि विश्व में जूट उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, पूरे विश्व में कौन सा देश करता है, तो पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा करता है वो करता है भारत। और भारत के बाद किसका स्थान आता है? चीन का स्थान आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइबरे संबंधित है। फाइबरे जो है किस चीज से संबंधित है? इसका भी आंसर हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? चार जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन है? यमुना, सतलज, गोदावरी, सोन। तो इन चारों में सबसे ज्यादा जो प्रदूषित है वो है यमुना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार कितना जनसंख्या है? तो वो जो जन कितना मतलब साक्षरता है, तो वो था 74.04%। देखिए तो ऑप्शन में ये किसने नंबर पर है? सी में है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत में पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के जो संस्थापक थे वो किन्हें कहा जाता है? रैटजले को, हम्बोल्ट को, रीटर को, ब्लास को। तो मानव भूगोल के जो संस्थापक है वो रैटजले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। मात्रात्मक क्रांति जो है वो किस चीज से संबंधित है? मानव भूगोल से, भौतिक भूगोल से, ए तथा बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। जो मात्रात्मक क्रांति जो है वह इन दोनों से संबंधित है। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि इनका प्रतिपादन कौन किया था, तो इनका प्रतिपादन जो किए थे वो किए थे धौरवे। कौन किए थे? धौरवे इनका प्रतिपादन किए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। प्रवासी जो एक स्थान के छोड़कर जब वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वो वहां पर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उत्प्रवासी। क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल जो है उसकी बुआई कब होती है? तो रबी फसल की जो बुआई है वो होती है अक्टूबर से नवंबर में। क्या चीज? अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। अब जैसे रबी फसल का दो चार उदाहरण दीजिए। तो रबी फसल का उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं गेहूं। क्या चीज लिख सकते हैं? गेहूं। गेहूं के बाद और क्या होगा? जौ। जौ उसके बाद और क्या होगा? सरसों। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है बुआई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गेहूं फसल उदाहरण है। अभी बताइए गेहूं किसका उदाहरण है? रबी फसल का। अगर आपसे पूछ दे चावल, चावल किसका है, तो चावल जो होता है वो होता है खरीफ फसल का। याद रखिए चावल किसका होता है? खरीफ का। और गेहूं रबी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चावल के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो चावल के मामले में बंगाल जो है वो एक नंबर पर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर पूछे आपसे कि पूरे विश्व में, अगर विश्व में पूछे कि विश्व में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है, तो विश्व में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है चीन। याद रहेगा ना, चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। तो कपास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है गुजरात। कौन है? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर पूछे कि पूरे विश्व में कपास उत्पादन में सबसे एक नंबर पर कौन है, तो विश्व में एक नंबर पर चीन है, चीन है। भारत का स्थान क्या नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? पशु चारण जो है वो किस क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। जो पशु चारण जो है वो प्राथमिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप इनमें से कौन है? खेती प्राथमिक है, आखेटक प्राथमिक है, बुनाई प्राथमिक है, लेकिन व्यापार जो होता है वो तृतीयक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? अब ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का जो मतलब होता है वो होता है पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। क्या है? हम लिख देते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम। पेट्रोलियम समझते हैं ना क्या होता है? पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1960 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? इराक के राजधानी बगदाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बगदाद में हुआ था। अगर पूछे कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो है वियना में। कहाँ पर? वियना में। याद रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं उसको याद रखिए। ओपेक की का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। स्थापना कब हुआ? 1960 में। अब बताइए कि इराक में कौन कौन से देश शामिल है, तो हम बोल रहे हैं सुनिएगा, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। ये सब जो देश है ये सब ओपेक में शामिल है। तो ऑप्शन में क्या है? चिली, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अवशेषण सम्मिलित किए जाते हैं? जो उच्च स्तरीय जो होता है वो किस चीज में शामिल किया जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक में, द्वितीयक में, चतुर्थक में, पंचम में। तो उच्च अवशेषण जो होते हैं वो पंचम क्रिया में शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए कोई भी पंचम क्रियाकलाप के दो उद्योगों के या दो इसका उदाहरण बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है? पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा जो तृतीय क्रियाकलाप है वह कौन है? खनन है, पर्यटन है, गायन है, शिक्षण है। तो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा जो तृतीय क्रियाकलाप है वह है शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज के क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो आप लोग मतलब आप लोग जो है हड़बड़ाइएगा नहीं। मेरा उद्देश्य है कि एक ही साथ पूरे ज्योग्राफी का रिवीजन करवाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व के हाथ में होता है? मतलब कौन सा ऐसा अर्थव्यवस्था में मतलब उत्पादन का स्वामित्व किसी खास आदमी के हाथ में कहाँ पर होता है? समाजवादी में, पूंजीवादी में, मिश्रित में, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवादी में जो होता है वो किसी खास आदमी के हाथ में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। ट्रांस महाद्वीपीय जो है वो स्टुअर्ट महामार्ग को जोड़ता है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है वैंकूवर को सेंट जोन से, चेंग को लहासा से, एडमोस्टेन को एनकारा से, डार्विन को मेलबर्न से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। डार्विन को क्या चीज से जोड़ता है? मेलबर्न से जोड़ता है। अब यह जो है, जो ट्रांस महाद्वीपीय ईस्ट-वेस्ट महामार्ग जो है, यह दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह जो है, यह दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको भी याद रखिएगा। दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे लंबा दुनिया का सबसे लंबा राज्य मार्ग है, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। अगर पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो 14,500 किलोमीटर है। ये जो भी एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं उसको आप लोग याद करते हुए रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो किससे जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन में कहाँ पर है? प्रशांत महासागर को, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है कौन? पनामा नहर। इसको भी आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो है वो किस चीज से संबंधित है? पाइपलाइन से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से। तो बिग इंच जो है वो पाइपलाइन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्ग का जो निर्माण था वो सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिए। जर्मनी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का एक जगह से दूसरे जगह भेजना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है संचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। बृहद ट्रक मार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ होकर जाता है? ऑप्शन है, भूमध्य सागर से हिंद महासागर होकर जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर जाता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होकर जाता है, उत्तर प्रशांत महासागर से होकर जाता है। तो यह जो है यह उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जो है वो क्या है? अब सबसे पहले हम बता दें, ये चैनल टनल जो है, ये चैनल टनल यह दुनिया का सबसे लंबी समुद्री टनल है। दुनिया का सबसे लंबी समुद्री टनल है। सबसे लंबी समुद्री टनल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दुनिया का यह जोड़ता है आपको, यह किसको कहाँ से जोड़ता है? तो यह पेरिस लंदन से। कहाँ पर है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस लंदन से। याद रहेगा। चलिए आगे। आगे है, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है वह किससे जोड़ता है? आपका ऑप्शन है, उत्तर अमेरिका को यूरोप से, उसके बाद है उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से, इनमें से कोई नहीं। तो यह जोड़ता है उत्तर अमेरिका को यूरोप से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर अमेरिका को यूरोप से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिए अगला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग जो है वो किसको किससे जोड़ती है? इंग्लैंड, जर्मनी, उसके बाद क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन और इटली, स्पेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और नीदरलैंड। जर्मनी और नीदरलैंड। अभी ये जो होता है ये बेसिकली तीन होता है, जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। इसमें एक नहीं दिया हुआ है, एक होता है स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। स्विट्जर हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे दे दे, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, तो कंफ्यूज नहीं होगा। होता है तीन, जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन में कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कम से कम इतना तो लिख सकते हैं, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पनामा नहर
पनामा नहर जोड़ता है पनामा शहर को। पनामा नहर जो है वो पनामा नगर को किस नगर से जोड़ता है? तो वो जोड़ता है पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? जो विश्व का जो सबसे लंबा झील जो है वो कौन है? सुएज जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वेल्गा जलमार्ग, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है वो विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है, सबसे लंबा झील जलमार्ग है। अब आप लोग एक सुपीरियर झील का नाम सुने हुए हैं? एक होता है सुपीरियर झील, हम यहाँ पर लिखते हैं सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। और ये जो सुपीरियर झील जो है यह ताजे पानी का, दुनिया की सबसे बड़े ताजे पानी का झील है। क्या चाहिए? ताजे पानी का झील, इसको आप लोग याद रखिएगा। ताजे पानी का झील दुनिया का, ऐसा नहीं, सुपीरियर झील जो होती है वो वर्ल्ड का, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा। दुनिया, दुनिया का, दुनिया के ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? कौन है? सुपीरियर झील। एक और झील होता है जिसका नाम है कैप्सपियन सागर, यहाँ पर हम लिखते हैं कैप्सपियन सागर, कैप्सिपियन सागर, कैप्सियन सागर। यह जो कैप्सियन सागर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील है। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे लंबा झील, सीधा पूछे कि सबसे लंबा झील कौन है तो वो है द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। अगर पूछे कि ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है तो सुपीरियर झील। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कौन है तो कैप्सियन सागर। अब यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किन्हीं चार जलमार्गों के नाम लिखिए, किन्हीं चार जलमार्गों के नाम लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं सुएज जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वेल्गा जलमार्ग और ग्रेट लेक्स जलमार्ग। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बना? 1 2 3 और ये 4, 4 क्वेश्चन यहाँ से बना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? चार जो देश जो दिया हुआ है, इन चारों देश में से सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग कहाँ पर होता है? अब तो खैर सब जगह होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो वो होता है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? मतलब इंटरनेट पर किस देश का अधिकार है? तो इंटरनेट पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से किसी का नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? मतलब कौन सा दो देश है जिस पर अभी पाइपलाइन बनाने का विचार चल रहा है? तो वो है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच पाइपलाइन बनाने के लिए विचार हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो देशों के मध्य या बीच व्यापार कहलाता है, जब दो देशों के बीच जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है? अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ये कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब एक देश का व्यापार दूसरे देश के व्यापार, जब एक देश का दूसरे देश से जब व्यापार होता है तो उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? जो दिया हुआ है ऑप्शन में 4, इन चारों में से सबसे ज्यादा विश्व व्यापार का प्रभाव कहाँ से होता है? तो सबसे ज्यादा होता है यूरोप से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य इनमें से कौन है? ऑप्शन है ब्राजील, वेनेजुएला, चिली, पेरू। तो ओपेक का जो सदस्य है वो है चिली। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? जाम्बिया जो कि एक देश का नाम है, वो अपने विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? तांबे का निर्यात करके, नगदी फसल से, रबर निर्यात से, मशीनों का निर्यात से। तो वो करता है तांबे का निर्यात से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी देशों में से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, जब बाहरी देशों से जब कोई सामान मंगाया जाता है तो क्या कहते हैं? उसे आयात कहते हैं। देखिए हमें टिक बना रहे हैं, ये अपना है और ये दूसरा है। जब यहाँ से कोई सामान अगर यहाँ पर आएगा तो ये क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आयात।
लेकिन जब हम यहाँ से कोई सामान को अगर यहाँ पर भेजेंगे तो इसको बोलेंगे क्या चीज, निर्यात, याद रखिएगा। तो क्या यहाँ पर बोला है, मंगाया गया, मतलब यहाँ से उठकर कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आयात। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के, जो विश्व का जो प्रमुख समुद्री पतन है वो किस प्रकार का है, वह है विस्तृत पतन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख समुद्री, हाँ अभी तो करवावे की है वही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप का होता है। झील, अब मान के चलिए हम यहाँ पर एक ये झील बना दिए, यह क्या है, यह एक झील है, इसमें पानी भर देते हैं। अब इस झील के जो चारों ओर जो नगर बसेगा, इस झील के अगर, देखिए हम थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं। अगर इस, मान के चलिए कि यहाँ पर घर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर होगा, इस प्रकार का जो घर होगा, अब ये देख कर बताइए कि किस, ये किस प्रकार का बना हो, ये घर जो होगा ये किस प्रकार का बनेगा, यह बनेगा वृत्ताकार। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से औद्योगिक नगर कौन नहीं है। औद्योगिक नगर जो है वो कौन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी लाहौर। देखिए यहाँ पर काउंटिंग ए उल्टा सीधा कर दिया है, यहाँ पर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी, फिर डी। टाइपिस्ट जो है मेरा वो थोड़ा गलत कर दिया, मिस्टेक हो गया उससे, तो क्या हो जाएगा, लाहौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार नहीं है। ग्रामीण बस्ती का प्रकार, सॉरी है, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, उपयुक्त सभी। तो जब जो मेरे स्टूडेंट है, जो हम ऑफलाइन जिस समय पढ़ा रहे थे क्लास में, तो उस समय बताए थे कि ग्रामीण बस्ती का जो प्रकार होता है यह सभी होता है। गुच्छित बस्ती क्या होता है, अर्धगुच्छित बस्ती क्या होता है, पल्लित बस्ती क्या होता है, ये सभी हम बताए हुए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पल्ली बस्ती, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। ऑप्शन है कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। तो अधिवास का जो लघुत्तम इकाई है वो है पल्ली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है। किसी बस्ती का अगर कितना आबादी हो जाएगा तो अमेरिका में उसे शहर कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, पिछले क्लास में हमने इसका आंसर बताया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी। 2006 का में कितना प्रतिशत जो आबादी था वो नगरीय थी, तो वो कितना था, 50%। याद रखिएगा 50%, मतलब ऑप्शन नंबर कितना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, अभी बताया है कितना, 50%, डबल टाइपिंग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी। मतलब 2006 के प्रारंभ में जो अमेरिका के कितने नगरों की आबादी जो थी वो 10 लाख से अधिक हो गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43। 43 नगरों की जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से अधिक हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। ग्रामीण अधिवास के जो निवासी है वो मुख्यतः संलग्न किस क्षेत्र में रहते हैं, तो गांव के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। मतलब रूस के जो टुंड्रा भाग उनमें से कौन सा आदिम जाति रहता है, बेद बेददा, विक्यू, याकूत, गौचू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याकूत, याकूत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, याकूत। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इससे आप लोग क्लास को अच्छी तरह से पूरा क्लास देखिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर आप अच्छी तरह से पूरे क्लास को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है, 40 ऑब्जेक्टिव, 40 के 40 आप लोग बना कर आइए, यह मेरा वादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, पिग्मी, माओ माओरी, बुशमैन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या, ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? अब देखिए जैसे पर यहाँ पर ये देखिए ये क्या हुआ, ये नदी हुआ, ये नदी है। अब क्या बोल रहा है, नदी सड़क, अब सड़क भी इसी प्रकार का होता है, ये सड़क है। अब इसी में क्या बोल रहा है, एवं नहर, नहर इसी प्रकार का, इस प्रकार का जो नगर बसेगा वो कैसा होगा, देखिए इसी के ना साइड साइड में नगर बसेगा, तो वो किस प्रकार का होगा, वो हो जाएगा आपका रैखिक। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी कौन है? ऑप्शन है केनबरा, लुसाका, अदीस अबाबा, नौरोबी। तो इथोपिया की जो राजधानी है वो है अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अभी तक आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग काउंट करते रहिएगा, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, और हमने यहाँ पर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज लिया है। चैप्टर वाइज लेने का उद्देश्य यह था कि अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक का हम कराते तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन छूट जाता, लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर नहीं है? सांस्कृतिक नगर कौन नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेरूसलम, जेरूसलम जो है एक सांस्कृतिक नगर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुदाय पतन नहीं है? आंतरिक समुदाय पतन कौन नहीं है? कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर, मेम्फिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेम्फिस, मेम्फिस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल के अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? पल्ली, प्रकीर्णन, गुच्छित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुच्छित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियर, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेडियर जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, टुंड्रा, अफ्रीका के जंगलों में, अमेजोन की घाटी में। तो टुंड्रा जो होता रेडियर जो होता है वो टुंड्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मसाई क्या है? मसाई क्या है? मसाई जो है वो क्या है? ऑप्शन है, एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, एक चिकित्सक है, एक मरुभूमि है। मसाई जो है वो एक जनजाति है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? जो ऑप्शन जो दिया गया है, चार ऑप्शन क्वेश्चन का है, चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा प्रवासी कहाँ पर आते हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा अप्रवासी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? मतलब प्रवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा इन चारों ऑप्शन में से कहाँ का है? तो ऑप्शन है दिल्ली नगरीय समूह, कोलकाता नगरीय समूह, मुंबई नगरीय समूह, बेंगलोर नगरीय समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई नगरीय समूह, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है? मतलब मानव के प्रवास का जो प्रतिकर्षक कारक है वो कौन नहीं है? पहला है जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधा, महामारियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है? प्रतिकर्षक कारक कौन नहीं है? ऑप्शन है बेरोजगारी, जलाभाव, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, गृह प्रेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गृह प्रेम, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आते हैं? मतलब भारत में जो सबसे ज्यादा जो शरणार्थी है वो कहाँ से आते हैं? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। तो भारत में सबसे ज्यादा जो शरणार्थी है वो बांग्लादेश से आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जहां पर डायरेक्ट केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो
अभी जो भारत में 28 राज्य है और केंद्र शासित राज्य कितना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ का है? ऑप्शन है चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 328 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। भारत में जो सबसे ज़्यादा जन वृद्धि की अवधि कब थी? मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की जो अवधि है वह कब की थी? पहला ऑप्शन है 1901 से 11, 1931 से 41, 1961 से 71, 1991 से 2001। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ा था वह बढ़ा था 1991 से 2001 के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तमिलनाडु जो है यहाँ पर कौन सा भाषाई परिवार है जो प्रमुख है? ऑप्शन है आर्यन, चीनी, ऑस्ट्रिक, द्रविड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिक। यहाँ पर टाइपिस्ट जो है वो एबीसीडी को उल्टा लिख दिया है, ए बी, बी के बाद सी होना चाहिए तो डी लिख दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? भारत में जो जनगणना होने वाली है वो कब होने वाली है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो पहली बार जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी को। लेकिन यह जो 1872 ईस्वी में जो जनगणना हुआ था यह वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो पाया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी एक्स्ट्रा बात बताएंगे उसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा शिक्षितों की प्रतिशत कौन राज्य का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल का। कहाँ का? केरल का। इसको याद रखिए, यह क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुमानित किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? मतलब जो अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या जो है वो 2 अरब हो जाएगी, कब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2036 में। यह अनुमान लगाया गया है कि 2036 तक भारत की जो जनसंख्या है वह 2 अरब के करीब पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा था? जो 2001 में जो जनगणना हुआ था उसमें कौन सा राज्य का नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक था? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 2001 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की जो नगरीय जनसंख्या थी वो सबसे ज्यादा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य है। अब कुल कितने राज्य है इसका तो आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा ही, और साथ ही साथ आप लोग बताइए कि भारत में अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? मतलब 2011 में जो अंतिम बार जनगणना हुआ था उसमें कौन से राज्य का जो जनसंख्या घनत्व जो था वो सबसे अधिक था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। 2011 में जो जनगणना हुआ था उस जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वो सबसे ज्यादा था। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम किस राज्य का जनसंख्या घनत्व था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? अभी बताए पीछे कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में पहली बार पूर्ण रूप से हुआ था। अब यह किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हमने पिछले क्लास में बताया, तो इसका आप कमेंट में बताइएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? मतलब भारत के कौन से राज्य में जो 0 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनका लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? मतलब भारत का जो कुल जनसंख्या है उसका कितना परसेंट जो है वो उत्तर भारत के मैदान में बसता है? ऑप्शन है 2/3, 1/4, 1/3, 1/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। 1/3 जो जनसंख्या है वह 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/3 का मतलब हो जाएगा आपका 33.33% जो है जनसंख्या उत्तरी मैदान में बसता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न? अभी पता है सबसे ज्यादा कहाँ का था? सबसे ज्यादा बिहार का था। सबसे ज्यादा कहाँ का था? बिहार का था। और सबसे कम कहाँ बताए थे? अरुणाचल प्रदेश बताए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है वो कहाँ की है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है वह है सिक्किम का। कहाँ का? सिक्किम का। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है। ठीक है, अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो यूपी का है। किसका है? यूपी का है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का। और आप लोग इसका भी आंसर कमेंट कीजिएगा कि यूपी की राजधानी कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। जो सिंचित क्षेत्र है वहां पर मृदा के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है वायु अपर्दन, अवनालिक अपर्दन, सिल्ट का जमाव, मृदा लवणता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मृदा लवणता। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? मतलब उत्तर भारत में रबी फसल कौन है? ऑप्शन है गेहूं, कपास, बाजरा, मक्का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉफी उत्पादक राज्य है। कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। तो कॉफी उत्पादक जो राज्य है वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कॉफी किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा भी कहाँ पर होता है? कर्नाटक में भी होता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है। इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो उसका भी आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? भारत में जो हरित क्रांति हुआ था उसका सूत्रपात कब हुआ था? ऑप्शन है 1947 में, 1950-51 में, 1967-68 में, 1997-98 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1967-68 में पहली बार भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएफडीए किस संदर्भ में वर्णित है? अब एसएफडीए का मतलब क्या होता है? एसएफडीए का मतलब होता है सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके संदर्भ में है वन रोपण, सीमांत किसान विकास, लघु कृषक विकास, नहर प्रणाली। तो इसके जो इसमें जो वर्णित है वो है लघु कृषक विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? मतलब इनमें से जो कौन क्षेत्र है वो सूखा संभावित क्षेत्र है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा जो फसल है वो शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मूंगफली, गन्ना, ज्वारा, रागी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गन्ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? मतलब कौन है जो पीने वाला फसल है? तो सर ये चाय और कॉफी दोनों क्या है? पीने वाला फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है वो किस चीज से संबंधित है? फूल से, दाल से, अन्न से, फल एवं सब्जी से। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो फल एवं सब्जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि खरीफ फसल की कृषि किस ऋतु में होती है? मतलब खरीफ फसल की जो ऋतु होती है वो किस ऋतु में होती है? ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च में, अप्रैल से जून में, सितंबर से जनवरी में, जून से सितंबर में। तो ये खरीफ फसल की जो खेती होती है वो होती है जून से सितंबर। तो ऑप्शन नंबर
डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब खरीफ फसल में कौन सा आता है, आप लोग कोई एक खरीफ फसल का नाम ऑप्शन कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल पैदा होती है, रबी की जो फसल है वो कौन से मौसम में होती है, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और सभी ऋतु में। तो रबी फसल जो होती है वो होती है शीत ऋतु में। कब होती है, शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कोई एक रबी फसल का नाम कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, मतलब भारत में जो गेहूं का जो उत्पादन होता है उसमें सबसे अग्रणी राज्य कौन है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है। ऑप्शन है कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है वो है गंगा डेल्टा। कौन है, गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गंगा डेल्टा से कितना प्रतिशत जूट उत्पादन होता है, तो यह होता है 85%। याद रखिएगा कितना, 85%। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर है। अब सबसे पहले ये बताइए कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस राज्य में है, तो यह है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। अब यह किस नदी पर है, तो यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है, देश का जो आय है उसमें कृषि का कितना आय है, 10%, 15%, 25%, 50%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। देखिए अभी ये 25% आपके पुराने बुक के अकॉर्डिंग हम डाटा बता रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो है 17%। कितना है, 17%। ये जो 25% हम बताए आपके पुराने बुक का डाटा बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा, मतलब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो कौन सा फसल जो का क्षेत्र था जो हमारे हाथ से जाता रहा, धान का, गेहूं का, कपास का, जूट का। तो कपास का क्षेत्र हमारे हाथों से क्या होते रहा, जाता रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, मतलब चार जो ऑप्शन दिया है इन चारों ऑप्शन में से कौन राज्य है जो कपास का उत्पाद के महत्वपूर्ण उत्पादन में नहीं है। महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, पंजाब भी है, लेकिन उड़ीसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो सबसे अग्रणी मतलब सबसे ज्यादा कौन राज्य करता है, तो सबसे ज्यादा करता है गुजरात। याद रखिएगा कपास उत्पादन में सबसे आगे कौन है भारत में, तो गुजरात है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादन नहीं करता है। ये चार जो ऑप्शन दिया हुआ है इन चारों में से कौन ऐसा राज्य है जो कपास का उत्पादन नहीं करता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो आंध्र प्रदेश भी करता है, महाराष्ट्र भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है। बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा है, मतलब चार जो ऑप्शन दिया हुआ है इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा चावल उत्पादन हेक्टेयर में किसका है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई किस वर्ग का है, भिलाई जो है वो किस वर्ग का है, औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर, परिवहन नगर। तो भिलाई जो है वो औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, उदयपुर जो है वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो उदयपुर जो है वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, मतलब कौन ऐसा नगर है जो नदी के तट पर स्थित नहीं है। आगरा, आगरा जो है वो यमुना नदी के तट पर है, तो यह तो इसका आंसर होगा नहीं। कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर, हुगली नदी के किनारे है।
ठीक है, तो ये भी इसका आंसर होगा नहीं। पटना जो है, पटना गंगा नदी के तट पर है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि आगरा किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर है। पटना किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर है। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज हम बता रहे हैं उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है, मतलब कौन जो है जो पर्यटन नगर नहीं है। ऑप्शन है मसूरी, उडलंग मंडलम, माउंट आबू, अलंकेश्वर। तो यहाँ पर देखिए मसूरी भी पर्यटन नगर है, लेकिन अलंकेश्वर जो है वो पर्यटन नगर नहीं है। अलंकेश्वर कैसा है? अलंकेश्वर जो है एक धार्मिक स्थल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? कौन इसमें से है जो राजधानी है? ऑप्शन है कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़, बोध गया। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको कोई ऐसा नगर दिख रहा है जो कोई भी राज्य का राजधानी हो? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो चंडीगढ़ जो है वो दो राज्य की राजधानी है। पहला पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और दूसरा जो है वो हरियाणा। हरियाणा की भी राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। तो इसको याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद जो है वो किस राज्य में का एक शहर है, मतलब फरीदाबाद कौन सा राज्य में है, सीधा समझिए। उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है। तो फरीदाबाद जो है वो हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्री तट पर स्थित नहीं है? कौन सा नगर जो है वो समुद्री तट पर स्थित नहीं है? कोच्चि, आगरा, विशाखापट्टनम, कांडला। तो ये और ये ए सी डी, ये जो ऑप्शन है ये समुद्री तट पर है, लेकिन आगरा जो है समुद्री तट पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अब आपका ऑप्शन है दुर्गापुर, जमशेदपुर, रुड़की, सलेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुड़की। रुड़की जो है औद्योगिक नगर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? मतलब भारतीय जनगणना विभाग जो है उसके अनुसार भारत का जो कितने प्रतिशत नगर के जो श्रमिक बल है उसका जो गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? ऑप्शन है 15%, 25%, 50%, 75%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 75%। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी जो भी क्वेश्चन है वो सभी पीवाईक्यू में आ चुका हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हुबली किस राज्य में है? हुबली जो है वो किस राज्य में है? देखिए एक होता है हुगली, तो हुगली वो नदी का नाम है जो कोलकाता में है, और यहाँ पर है हुबली और यह कोई जगह का नाम है। तो यह हुबली जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो हुबली जो है वह कर्नाटक में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये सबको पता है, नोएडा जो है वो यूपी में है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? अभी बताया थोड़ी देर पहले। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो राज्य है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या कितनी है? तो देखिए अभी जो आप लोग का ये बुक है तो ये पुराना डाटा है, तो अभी जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो है 8। लेकिन आपका जो ये बुक है ये पुराना टाइपिंग है, पुराना बुक है, तो इसमें 7 था। तो अब जो क्वेश्चन हम तो यहाँ पर ऑप्शन 8 नहीं रखे हैं, लेकिन अब अगर आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन में 8 जरूर रहेगा। तो आप लोग किसको टिक कीजिएगा? ऑप्शन नंबर 8। अगर 8 नहीं आए तो आप लोग किसको टिक कीजिएगा? ऑप्शन नंबर 7 को। जिस ऑप्शन में 7 दिखे उसी को टिक कीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? मतलब सबसे जो उत्तर पूर्वी का जो सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है? ऑप्शन है तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? फिर से एक वही क्वेश्चन जो पीछे हमने क्वेश्चन कराया है। यहाँ पर कौन आप लोग को राजधानी है? नागपुर कोई राज्य का राजधानी है? नहीं है। कानपुर नहीं है। गोरखपुर नहीं है। लेकिन रायपुर जो है वो राजधानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि रायपुर किसकी राजधानी है? तो रायपुर जो है, चलिए हम बता देते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? रायपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन राजधानी नगर है? पटना, जमशेदपुर, मथुरा, मैसूर। तो क्या हो जाएगा? पटना। पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की राजधानी है पटना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर है? अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन प्राचीन नगर है? भोपाल, गंगानगर, पटना, जमशेदपुर। तो जो सबसे प्राचीन नगर, प्राचीन का मतलब क्या होता है? सबसे पुराना। तो प्राचीन का मतलब क्या? पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर जो है उसकी जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम, 1 लाख। तो मेगानगर की जो जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? ऑप्शन जो दिया हुआ है चार, इन चारों में से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है? सबसे बाद में इनमें से कौन नगर को बसाया गया था? अदीस अबाबा, चंडीगढ़, केनबरा, जोहान्सबर्ग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? कौन? ऑप्शन है विरल, अर्धविरल, सघन, अर्धसघन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सघन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसका मतलब हुआ कि पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा कहाँ पर नहीं की जा सकती है? गंगा के जलोढ़ मैदान में, हिमालय की निचली घाटियों में, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में, और ऑप्शन डी उत्तर पूर्व वन के पहाड़ियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा के जलोढ़ मैदान में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? मतलब ऊटी पर्यटक केंद्र जो है वो कौन से पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन है अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्य। तो ऊटी पर्यटक केंद्र जो है वो नीलगिरी पर्वत पर है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय आबादी है, भारत में नगरीय आबादी कितनी है? 31%, 41%, 51%, 61%। तो भारत में नगरीय आबादी जो है वो है 31%। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची किस राज्य की राजधानी है? सॉरी, रांची। रांची जो है वो किस राज्य की राजधानी है? तो रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? झारखंड की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? नदी के किनारे कौन सी बस्ती जो है महत्वपूर्ण है? जैसे देखिए ये क्या है? ये नदी है। इसके नदी इसी प्रकार ना होता है। अब नदी के किनारे कौन से बस्ती होगा? तो इसके साइड साइड बस्ती बचेगा। तो ये सीधा मतलब ये होगा रेखीय। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है? विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? मतलब इस जो ऑप्शन में जो दिया गया है, इस चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा राज्य है जो चीन की सीमा को टच करती है? ऑप्शन है असम, गुजरात, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? मतलब नदी बेसिन जो है इन चारों में से कौन नदी बेसिन है वो पूर्वी भारत में स्थित है? ऑप्शन है सिंधु बेसिन, ताप्ती बेसिन, महानदी बेसिन, माही बेसिन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी बेसिन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि दक्षिण में कौन है? तो ये माही बेसिन जो है यह दक्षिण में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और यही ऑप्शन है आपका माही बेसिन। ठीक है, पूछेगा कि दक्षिण में स्थित नदी बेसिन कौन है? तो माही बेसिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैगून
और पश्च जल पाए जाते हैं। लैगून और पश्च जल कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, सभी में। तो ये पाए जाते हैं केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? सिंचाई में, घरेलू उपयोग में, उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। तो देश में जो कुल जल है उसका सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो होता है सिंचाई में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत इसके कुल भौम जल का संभावना से ज्यादा है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? जिस जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो ये क्या होगा? चक्रीय संसाधन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रभावित होता है? मतलब जो इंदिरा गांधी नहर जो है उसमें किस नदी से पानी प्रवाह होता है? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, केन नदी, ब्यास नदी। तो देखिए यहाँ यह जो है इस बांध से दो नदी का पानी प्रवाह करता है, और ब्यास और सतलुज नदी। ब्यास और हम लिख देते हैं ब्यास और सतलुज नदी का। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ब्यास न रहकर सतलुज हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्यास नदी और सतलुज नदी का पानी जो है इंदिरा नहर से प्रभावित होता है। अब आप लोग बताइए कि यह जो है इंदिरा नहर जो है वो किस राज्य में है? तो यह जो है राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? जो भारत की जो सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। आपसे लंबाई भी पूछ सकता है कि भारत की गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? अभी बताया है कि कौन था? माही बेसिन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? मतलब चार जो नदी है इन चारों नदी में से पूरब की ओर प्रभावित कौन नहीं होती है? ऑप्शन है वैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांस ड्रम सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रम सिंचाई प्रणाली जो है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है? बिहार में, पंजाब में, मेघालय में, केरल में। तो यह जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो मेघालय में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसकी अवधि जो है क्या है? 2005 से 10, 2007 से 12, 2006 से 11, 2009 से 13। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसकी अवधि था 2007 से 12। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे। ठीक है। अब पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो था 1951 से 56। ठीक है। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना था, और 11वीं जो था वो 2007 से 12 तक था, और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक होता है? चार ऑप्शन जो दिया हुआ है इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा किस नदी का जल का उपयोग होता है? ऑप्शन है कृष्णा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, गंगा नदी का, गोदावरी नदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी के जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। सबसे ज्यादा उपयोग किस नदी का होता है? गंगा नदी के जल का। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है? चार जो नदी का ऑप्शन जो दिया हुआ है इन चारों में से सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन किस नदी में है? आपका ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर भारत में जो सिंचाई होता है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? तालाब से, नहर से, नलकूप से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यहाँ पर कोई नहीं नहीं, इनमें से ये राइट ऑप्शन डी होगा, सभी। याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित
दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोगिता प्रतिशत इसके कुल भौम जल संभावना से ज्यादा है? अभी बताया पीछे, इस क्वेश्चन को क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षों को दर्शाती है? ऑप्शन है 2000, 4000, 3000, 5000। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? अभी इसका राइट आंसर हम क्या बताए थे? इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन जो है वो डबल टाइप हो चुका है। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ठीक है, ये डबल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम पीछे कराए थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? अब देखिए, अब हम लोग का एक यह जो क्वेश्चन है, अब यह आ गया उद्योग चैप्टर से, अब क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। अब है कि सबसे प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कहाँ पर है? राजस्थान में, असम में, बिहार में, तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट स्थित है? मतलब जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कौन से नगर के बगल में स्थित है? पटना, कोटा, मणिपाल, पिलानी। सबसे पहले आप लोग बताइए कि रावत भाटा परमाणु केंद्र किस राज्य में है? यह जो है यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? यह राजस्थान में। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद आप अब पूछा है कि इस राजस्थान के किस शहर के निकटतम है, तो यह जो है कोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोटा में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी चित्तौड़गढ़ भी हो सकता है। चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, महाराणा प्रताप बांध के पास। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस बांध के निकट में स्थित है, तो महाराणा प्रताप बांध। ये भी हम लिख देते हैं, महाराणा महाराणा प्रताप बांध, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है? जो ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से लौह अयस्क उत्पादन केंद्र कौन है? बादाम पहाड़, गुरु महिसानी, किरुबुरु, इनमें से सभी। तो लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है बादाम पहाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? बॉक्साइट से संबंधित कौन नहीं है? कोरापुट, गया, भावनगर, संबलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गया। गया जो है वह बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस का प्रकार होता है? अब देखिए, कोयला जो होता है वो कोयला के चार प्रकार के होते हैं। कोयला के चार प्रकार के होते हैं। कौन होता है? पीट कोयला, बिटुमस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, और चौथा कोयला क्या होता है? अब आप लोग कमेंट में बताइए। तो चारों कोयला में से जो है उसमें बिटुमिनस कितना प्रतिशत होता है? 40%, 50%, 80%, 15%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80%। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो सबसे हेवी क्वालिटी का जो कोयला होता है वह बिटुमिनस ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? यूरेनियम जो होता है वह किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? विंध्यन, टर्शियरी, धारवाड़, गोंडवाना। तो यूरेनियम जो होता है वह धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन तेल शोधक सलाव में कौन उत्तर भारत में नहीं है? मतलब तेल शोधक जो कारखाना इन चार जो ऑप्शन में है, इन चारों में से उत्तर भारत में कौन है? देखिए, यह तीनों जो है यह उत्तर भारत में है। ये चेन्नई जो है ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एसेन कहाँ है? एसेन जो है यह एसेन कहाँ पर है? जापान में है, रूस में है, जर्मनी में है, भारत में है। तो एसेन जो है वह जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? मतलब इस जो चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो रंग चढ़ाने के लिए कौन से खनिज उपयोग में आता है? मैग्नीज, अब अबरख, लोहा, कोयला। तो चीनी मिट्टी पर रंग चढ़ाने में जो है वो मैग्नीज काम आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है? डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का मतलब समझते हैं ना, सर्फ। डिटर्जेंट जो है किस वर्ग में आता है? खनिज में आता है, समुद्री उत्पाद में आता है, कृषि उत्पाद में आता है, पेट्रोलियम उत्पाद में आता है। डिटर्जेंट जो होता है वो पेट्रोलियम उत्पाद में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौसाब श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? मौसाब श्रेणी जो है उसका संबंध किससे है? लौह अयस्क,
कोयला से, तांबा से, सोना से। तो इसका जो संबंध है वो है लौह अयस्क से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद क्षेत्र है। दुर्ग लौह अयस्क उत्पाद किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलंकेश्वर क्षेत्र है। अलंकेश्वर जो है वो कहाँ पर है? असम में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, बिहार में है। तो अलंकेश्वर जो है वह कहाँ पर है? आप लोग बताइए। अलंकेश्वर जो है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अभी बताए थे पीछे कि वो कोटा शहर के पास में है, महाराणा प्रताप बांध के करीब में है, और यह कहाँ पर है? अभी बताया है, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस में नगौड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? नगौड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है। यह जो है वह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बाबू बुदन पहाड़ी है। बाबू बुदन पहाड़ी जो है वह कहाँ पर है? कर्नाटक में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, गोवा में है। तो बाबू बुदन पहाड़ी जो है वह है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो कौन है? ऑप्शन है चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना, इंदिरा गांधी नगर नहर परियोजना। अभी बताए थे कि राजस्थान की कौन था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई? मतलब चारों परियोजना में से किस परियोजना को बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से बनाया गया था? चंबल को, कोसी को, हीराकुंड को, भाखड़ा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी परियोजना को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यह भी पूछ सकता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कोसी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? कोसी नदी पर। यह बिहार और नेपाल के सीमा पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार नहीं है? अच्छा अब बताइए, धातु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, और अधात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती हो। तो अब बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से अधात्विक खनिज कौन है? ऑप्शन है सोना, अभ्रक, तांबा, चांदी। इन चारों में से किसमें धातु नहीं पाया जाता है? तो यह क्या होगा? अभ्रक। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? अब देखिए चार जो है लौह अयस्क, इन चारों में से कौन नहीं है? देखिए हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये तीनों जो है ये लोहा का अयस्क है। क्या है? लोहा का अयस्क है, अयस्क होता है, लेकिन एंथ्रासाइट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? चार ऑप्शन में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तापीय, जल, पवन, सौर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तापीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जानते हैं? भूरा हीरा के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? तो जाना जाता है लिग्नाइट को। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूरा हीरा के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो कौन देश है जो कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चीन। तो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन चीन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेनी जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए, हीरा के लिए। तो सिंगरेनी जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज्यादा सोना जो है वो भारत में कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो सबसे ज्यादा जो सोना जो है वो कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? गोंडवाना कोयला जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, झारखंड में, त्रिपुरा में। तो गोंडवाना समूह जो है वो कोयल झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है? चारों में से
कौन एक तेल शोधक कारखाना है? तारापुर, ग्वालियर, महाराजगंज, बरौनी। तो तारापुर जो है वह है एक तेल शोधक कारखाना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग में एरर है, पहले ए होना चाहिए फिर बी होना चाहिए, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। आप लोग आंसर से मतलब रखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादन केंद्र है? पेट्रोकेमिकल उत्पादन केंद्र कौन है? ऑप्शन है तारापुर, मुंबई, हैदराबाद, भागलपुर। तो पेट्रोकेमिकल उत्पादन केंद्र जो है वह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो झारखंड में स्थित नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, सिंगरैली, झरिया। तो देखिए ये बोकारो हुआ, उसके बाद ये गिरिडीह हुआ और ये झरिया हुआ। ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों जो है यह झारखंड में स्थित है, लेकिन ये सिंगरैली जो है यह झारखंड में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य कोयला का अधिक उत्पादन है? कौन से राज्य में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो सबसे ज्यादा जो कोयला का जो अधिक उत्पादक है वह है झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? लौह अयस्क का सबसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है? ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र जो है वह है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? रत्नागिरी जो है वो किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, गोवा का, महाराष्ट्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र का। रत्नागिरी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब आप लोग इसको कोबरा नहीं समझिएगा, यह है कोरबा। कोरबा जो है वो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, कोयला के लिए, अर्बक के लिए, मैग्नीज के लिए। तो यह जो है यह कोयला के लिए प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है? मतलब चारों ऑप्शन में कौन जो कोयला क्षेत्र है वह महानदी घाटी में स्थित है? ऑप्शन है तालचर, कोरबा, बांदा और सिंगरैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोरबा जो है वो महानदी घाटी में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा था? अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें कौन भूरा कोयला, इनमें से कौन भूरा कोयला मिलता है? अब आप लोग याद रखिएगा, भूरा कोयला बताए ना किसको बोला जाता है? लिग्नाइट को बोला जाता है। तो लिग्नाइट जो है वो कहाँ से मिलता है? पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से। कहाँ से मिलता है? यह जो मिलता है, यह जो लिग्नाइट जो होता है यह मिलता है आपको कहाँ से? तमिलनाडु से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिगबोई कहाँ है? डिगबोई जो है वह कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में। डिगबोई जो है वो असम में है। कहाँ पर है? असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलेम इस्पात उद्योग है, सलेम इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। तो सलेम इस्पात उद्योग जो है वह तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? जो चार ऑप्शन जो है इन चारों ऑप्शन में से औद्योगिक जिला कौन है? पूर्णिया, भोपाल, कानपुर, सभी। तो औद्योगिक जिला जो है वो कानपुर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिलाई, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। भिलाई जो है स्टील संयंत्र के लिए कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? धनबाद से, चेन्नई से, कोटा से, कोरबा से। तो यह जो करता है यह कहाँ से करता है? कोरबा से करता है। कहाँ से करता है? कोरबा से करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत राज्य कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है वो सूती कपड़ा उद्योग का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है कहाँ का प्रदेश केंद्र है? तो वो सबको पता है, हुगली कोलकाता। तो यह कोलकाता, हावड़ा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, जो सबसे पहले जो भारत में जो लौह इस्पात कंपनी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था टिस्को का।
TISCO। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि टिस्को का स्थापना कब हुआ था, तो टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ था। अब बताइए कि टिस्को का फुल फॉर्म क्या है, टाटा लॉ एंड इस्पात कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सोलापुर जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है, लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मतलब दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है दक्षिण भारत में, चेन्नई, सोलापुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। बाह्य स्रोतीकरण जो है वो सहायक है किस लिए, दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, इनमें से सभी। तो बाह्य स्रोतीकरण जो है वो सहायक है विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। मोहाली सॉफ्टवेयर पार्क जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है यह पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। मणिपाल सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो यह जो है यह कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन है, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। तो सबसे बड़ा जो है वह है बोकारो। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। जो केंद्र सरकार जो हरियाली प्रोजेक्ट जो चलाई है वो किससे संबंधित है, वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। यह जो प्रोजेक्ट था वो वायु संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब बताइए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। ऑप्शन है NH 8, NH 44, NH 6, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो है NH 44। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई कितनी है, तो यह है 3745 किलोमीटर। कितना है, 3745 किलोमीटर। यह भी पूछ सकता है कि यह कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ से, श्रीनगर से, याद रखिएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। भारत का जो सबसे विशाल कंटेनर पतन है वो कौन है, कांडला, हल्दिया, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पतन जो है वो सबसे विशालतम कंटेनर पतन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता जाती है। कहाँ जाती है, दिल्ली से कोलकाता जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन में कहाँ है, दिल्ली से कोलकाता। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ये तो बता ही दिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है चेन्नई में, हुबली में, कोलकाता में, हाजीपुर में। तो दक्षिण रेल मंडल का जो मुख्यालय है वह है चेन्नई में। और हाँ, हम जो पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को ऑफलाइन में कि भारतीय रेलवे के मुख्यालय, उस सभी को आप लोग याद रखिएगा। इस मुख्यालय से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को। अब आप लोग बताइए कि हाजीपुर जो है वो किस रेल मंडल का मुख्यालय है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख पतनों की संख्या। भारत में जो प्रमुख पतन है उसकी संख्या कितनी है, 5, 12, 27, 146। तो पतनों की जो संख्या है वह है 12। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रमुख पतन कितना है, 12। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कोई पतन दे देगा और बोलेगा यह पतन कहाँ पर स्थित है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 2001 में, 1911 में,
1921 में, 1932 में। तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछे तो इसका एग्जैक्ट डेट जो है वो है 18 फरवरी 1911 ईस्वी को भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? मतलब भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ? तो भारत में जो रेलवे की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1853 ईस्वी को। आपसे ये भी पूछ सकता है कि यह जो पहली बार जो रेलवे जो चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो चला था मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच। ये भी पूछ सकता है कि कितना किलोमीटर चला था? तो वो चला था 11 किलोमीटर। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? अभी बताए थे मुंबई से थाने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल जाल अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल जाल कुल लंबाई कितनी है? मतलब भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितना है? ऑप्शन है 63,221 किलोमीटर, 63,554 किलोमीटर, 68,221 किलोमीटर, 64,466 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63,221 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तो पुराना डाटा है। आप ये जो बुक है आप लोग का एनसीईआरटी है, पुराना डाटा है। अभी जो वर्तमान में जो है, वर्तमान में हो गया है 68,584 किलोमीटर। यह अभी वर्तमान का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड 6 से प्रारंभ होती है, पत्र कहाँ भेजा जाएगा? इसका मतलब होता है, देखिए पिन कोड, जैसे मेरा पिन कोड है 843111। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 क्या है, 4 किस चीज को बताता है? जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो हम इस सब के बारे में बताए हुए हैं। ये भी बताए थे कि 6 जब स्टार्ट हो रहा है तो वो कहाँ पर जाएगा, 8 से स्टार्ट हो रहा है तो वो कहाँ पर जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर पिन कोड 6 से चालू होता है तो वो पत्र कहाँ पर भेजा जाएगा? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगर पिन कोड 6 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि पत्र जाएगा कर्नाटक में कहीं पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? नागपुर योजना जो है वो किस परिवहन से संबंधित है? तो वो सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हमने आपको बोला था कि हाजीपुर कहाँ का मुख्यालय है, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी हमने रेलवे जोन के बारे में, मुख्यालय के बारे में जो ऑफलाइन क्लास में बताया है आप लोगों को, उन सभी को एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह जो है वो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, केरल में है, गुजरात में है। तो पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जल मार्ग संख्या 1 नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? मतलब सीधी सी बात समझिए कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? वो हल्दिया से इलाहाबाद तक जाती है। तो हल्दिया से इलाहाबाद कहाँ पर है? हल्दिया से इलाहाबाद है, ये देखिए, गंगा हल्दिया इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? मतलब सबसे पहली बार रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो हुआ था जून 1923 में, जून 1923 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, मतलब भारत के जो 4 बड़े महामार्ग जो है उनको जोड़ने वाली सड़कों को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत मार्ग, ट्रांस मेट्रो सड़क, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। अब आप लोग इस याद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये आपको लिखना होगा। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो 4 कौन कौन महामार्ग को जोड़ता है? वो जोड़ता है दिल्ली, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, 4 हम बता रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और एक चौथा होता है कोलकाता। ये चारों को क्या करता है? आपस में कनेक्ट करता है। कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन उठता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो आपको लिखना होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग 4 महानगरों को जोड़ने वाली एक सड़क राजमार्ग है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ती है। ठीक है, इसके बारे में हम ऑफलाइन क्लास में लिखाए हुए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र कहाँ पर है? चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो किसको किससे जोड़ता है? वह जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर कौन सा पतन स्थित है? ऑप्शन है कांडला, मुंबई, न्यू मैंगलोर, चेन्नई। तो पूर्वी तट पर जो है वह है चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? एन्नौर पतन जो है वो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो एन्नौर पतन जो है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाफ्टा अस्तित्व में आया। नाफ्टा जो है वो अस्तित्व में कब आया? 1994 में, 2004 में, 1947 में, 2012 में। नाफ्टा जो है वो 1 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया। इसका एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। 1 जनवरी 1994 ईस्वी को वो अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई थी? 1947 में, 1951 में, 1910 में, 1991 में। तो यह अपनाई गई थी 1991 में अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, सी के बाद डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में, 1947 में, 1952 में, 1960 में। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था, मार्च 1950 में। मार्च 1950 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी योजना आयोग का नाम बदलकर अब रख दिया गया है नीति आयोग। इसको भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा नाम नया रखा गया? तो वो होगा नीति आयोग। इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रोगों में कौन सा जलजन्य रोग है? मतलब जल से होने वाला रोग कौन है? श्वसन संक्रमण, नेत्रलेशन शोथ, अतिसार, श्वासन लिसोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अतिसार। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, उनमें से सभी। देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है वो इनमें से सभी से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन जो है वो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, केरल में, गोवा में। तो सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है वो गलत टाइपिंग एरर कर दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण जो होता है उससे कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो औद्योगिकरण से इनमें से सभी प्रदूषित होता है। जल भी प्रदूषित होता है, वायु भी प्रदूषित होता है, ध्वनि भी प्रदूषित होता है। जैसे देखिए कोई भी फैक्ट्री का जो कचरा चीज होता है वो सभी हम लोग नदी में फेंक देते हैं, तो जल प्रदूषित हो गया। उसका जो चलने से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषित हो गया, और चलने से जो आवाज उत्पन्न होता है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वह कहाँ पर स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, केरल में। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। बिहार में कहाँ? वाल्मीकि नगर में। याद रखिएगा वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर में स्थित है यह वाल्मीकि नगर टाइगर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? धारावी मलिन बस्ती जो है वो किस नगर में स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में। तो धारावी मलिन बस्ती जो है वो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? मतलब कितना पीएच मान है जल का तो उस जल को प्रदूषित माना जाता है? 3, 6, 7, 8। तो अगर पीएच मान अगर 3 है तो उस जल को प्रदूषित माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? मतलब कौन सा प्रदूषण है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती है? ऑप्शन है ध्वनि, जल, मृदा, वायु। तो जल के कारण सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। जल के कारण सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और इसी के साथ हम लोग का यूनिट 2 समाप्त हुआ। अब आप लोगों को यूनिट 1 और यूनिट 2 को अच्छे से
1 से 2 बार देख लीजिए, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिलाकर हमने 350 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको अलग से कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना कर आइएगा, यह मेरा वादा है। इसी के साथ चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।